नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इन दिनों उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही है कि कौन किस सीट पर प्रत्याशी होगा, कौन सी पार्टी किस जाति के कैंडिडेट किस सीट पर उतारने जा रही है और आखिर कौन सी सीट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी या फिर कौन सी सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में जाएगी। दरअसल ये तमाम चर्चाएं इन दिनों उपचुनाव को लेकर होने वाले 10 सीटों पर चल रही है, लेकिन आज मैं जिस सीट की बात कर रहा हूं वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट है। और ये सीट पिछले चुनाव में 2022 में राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान ने जीती थी, लेकिन इस बार गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि पिछली बार गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था और इस सीट पर मुस्लिमों की एक बड़ी अच्छी खासी संख्या है। तो आज अगर इस सीट पर यहां प्रत्याशी उतारने की तैयारी चल रही है तो किस पार्टी से कौन प्रत्याशी होना चाहिए और यहां पर क्या जातीय समीकरण इस बार फिट बैठ रहे हैं, आज दरअसल तमाम इन्हीं बातों को लेकर आज मैं आपके सामने एक चर्चा लेकर आया हूं। और वो चर्चा आज मैं करूंगा राजीव बालियान जी के साथ। राजीव बालियान जी को करीब जो है यहाँ 26 सालों का राजनीति का अनुभव है और राष्ट्रीय लोकदल के साथ उन्होंने छात्र सभा से राजनीति की शुरुआत की और 10 साल तक आप रहे अखिलेश यादव जी के साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ में 2011 से 23 तक। हाँ जी 2011 से 23 तक आप जो है रहे समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन अभी इनका जो मूलतः गांव सिसोली पड़ता है मुजफ्फरनगर जिले में, और इस वक्त मुजफ्फरनगर में जब ये सीट मीरापुर की सीट है तो इस सीट पर अपने अपने आंकड़े हैं, अपने अपने समीकरण यहां पर लगाए जा रहे हैं। आज दरअसल उन्हीं कुछ समीकरणों को आपके सामने मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए लेकर आया हूं। और इस सीट की अगर मैं बात करूं तो यहां करीब 3,30,000 के आसपास वोट है और मेरे सामने एक लिस्ट है जो जातीय समीकरण के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मुस्लिमों की संख्या लगभग 1,35,000 है, जाट यहां पर करीब 30,000 बताए जाते हैं और सैनी 13,000 से 14,000 के आसपास बताए जा रहे हैं, गुजर जिसमें 14,000 से 18 या 15 के आसपास मानकर चल सकते हैं, और यहाँ पर पाल 13-14 और चौहान जो रवि राजपूत जिनको कहते हैं वो भी 4 से 5,000 के आसपास है, वाल्मीकि भी 5 से 6,000 के आसपास अनुमान है, और यहाँ पर जो दलित है वो भी 48,000 है और सिख भी है इस सीट पर करीब 3 से 4,000, ब्राह्मण है करीब यहाँ इस सीट पर 8,000 और कश्यप है करीब 7,000 के आसपास, और जो चौहान रवि राजपूत जो है वो 4 से 5,000 के आसपास। तो ये करीब 3,30,000 का एक अनुमान यहाँ लगाया जा रहा है इस सीट पर। तो आज दरअसल यही जाति का समीकरण और इसी का भेद आज खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सीट जो कही जा रही है, कहा जा रहा है भाजपा रालोद के गठबंधन में ये सीट यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का ज़्यादा उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोकदल के पास ये सीट हो सकती है। क्या समीकरण बनेंगे और किसको प्रत्याशी बनाया जा सकता है, आज वही समीकरण। सबसे पहले स्वागत आपका जी, धन्यवाद राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और बालियान साहब, आप लोग 26 साल हो गए राजनीति में और जब मुजफ्फरनगर जिले से आप हैं तो आप अच्छे से यहाँ के जातीय समीकरण को भी समझ गए। मैंने व्यूअर्स के सामने ये 3,30,000 का आंकड़ा दिया। अब मीरापुर सीट पर अगर मैं बात करूं तो मीरापुर सीट पर क्या आप लोगों को लगता है कि यहाँ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन में रहेगी और यहाँ पर जो बीजेपी रालोद के गठबंधन में, क्योंकि मुस्लिम सीट और ये कहा जा रहा है कि एएसपी भी है जी, बीएसपी भी इस बार चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार रही है, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी क्या अब इस बार समीकरण यहाँ सेट करेंगी? सबसे पहले तो आपके मैं वही समझना चाहता हूँ आपके राजनीतिक अनुभव के आधार पर। जी देखिए राणा जी, वैसे तो हर पार्टी का जो हाईकमान है वो तय करता है कि किस सीट से हमें किसको उम्मीदवार बनाना है, और वही निर्णय सर्वोपरि होता है कि हाईकमान जिसको भी टिकट दे उसी को पूरी पार्टी लड़ाती है, हर वर्कर लड़ाता है। लेकिन एक जहाँ तक समीकरण की बात है, मीरापुर विधानसभा ऐसी विधानसभा है कि जिसमें लगभग 45% या 44% या 43% मान लो मुस्लिम मतदाता है, और आप 43% मतदाता को भी अपने साथ जोड़ के चले तो मेरे ख्याल में वो सबसे बेटर विकल्प है। भाई हमारे पास जो हमारे मतदाता जो गठबंधन के लिहाज से है वो तो है ही,
लेकिन जो 43% मतदाता है, उसके अलावा हमारे दलित भाई भी बहुत भारी संख्या में है। तो हमारा हर पार्टी का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो सर्व समाज को, सबको साथ लेकर चले। और राजनीति का सबसे पहला धर्म है जोड़ कर चलना। तोड़ना राजनीति का काम नहीं, जोड़ना राजनीति का काम है। और हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी हमेशा जोड़ कर चलते हैं। और अभी आपने देखा भी होगा, कावड़ वाले मामले में उनका बहुत शानदार बयान एक भाईचारे को जोड़ने का आया। और उसका नतीजा ये भी रहा कि भगवान की ऐसी कृपा रही कि जो आदरणीय जयंत जी ने बयान दिया मुजफ्फरनगर में, अगले दिन वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी वही बात कह दी। तो जयंत जी बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार और बहुत देश को और समाज को जोड़ कर चलने वाले हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि वो कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे समाज आपस में बंटने का काम ना करे, जुड़ने का काम करे। मेरा ऐसा मानना है। बाकी जो हाईकमान है उसका निर्णय तो सर्वोपरि होता ही है। हर आदमी उसी को लड़ाएगा जिसको हाईकमान चाहेगा। बिल्कुल। 43% वोट की आपने जो बात की, दरअसल अब उसी पर हम आगे बात करेंगे। आपने चौधरी अजीत सिंह जी के साथ भी आपने काम किया और आप मुझे फोटो दिखा रहे थे जयंत चौधरी जी जब बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि शायद 25-22 साल की उम्र होगी उनकी। मेरी उम्र 24 साल की थी और जयंत जी तो मुझे लग रहा है 20-21 साल के ही होंगे। मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जयंत जी उस समय बाहर पढ़ते थे और मैं छात्र सभा का जिला अध्यक्ष था, तो मेरी भी शादी नहीं हुई थी। तो जयंत जी की तो मेरी शादी के 2-3 साल बाद शादी हुई। नेता है वे तो बड़ी बात है उनकी, लेकिन हम बचपन से ही हम सब लोग साथ हैं। अब दरअसल 43%, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी का वोट जब है 43-45 एक अनुमान है हम लोगों का, तो आपको क्या लग रहा है? क्योंकि यहाँ बीएसपी भी मुस्लिम उतार सकती है और समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम उतार सकती है, ऐसा मतलब कयास लगाए जा रहे हैं। अगर यहाँ राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा, क्योंकि भाजपा थोड़ा अलग तरह की राजनीति करती है, पिछली बार चुनाव में 1,07,000 के आसपास वोट मिला था चंदन चौहान को, 80,000 वोट मिला था यहाँ भाजपा को। और अब आप जैसे मुझे बता भी रहे थे कि 72,000 के आसपास वोट मिला है अब राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा को, चंदन चौहान को, जब लोकसभा में लड़े इस वीरपुर की विधानसभा में। अब अगर उसका कैलकुलेशन निकाले तो आपको अब क्या लग रहा है कि क्योंकि इस ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुए लोकसभा के कुछ महीने पहले, अभी बहुत जल्द मीरापुर पर जब चुनाव होंगे, तो क्या कैलकुलेशन आपके हिसाब से जीत के हिसाब से ठीक लगती है? मेरे हिसाब से कैलकुलेशन तो वैसा तो आदरणीय जयंत चौधरी जिसको टिकट दे देंगे, मेरा मानना है जनता उसी को जिता देगी, मेरा मानना है। क्योंकि जयंत जी में पूर्ण आस्था है। मैं पार्टी की बात मैं करना ही नहीं चाह रहा। मैं आप बात नहीं करना चाहते तो मेरे ख्याल में देखिए, इस गठबंधन में भाई आप 43% को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 43% को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, चूँकि अब 43% और उसके बाद हमारे दलित भाई भी है, उसके बाद हमारा भाई वो भी समीकरण है, जो जिस गठबंधन की आप बात कर रहे। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी नेता यही चाहेगा कि सब लोग मिलजुल के ही चुनाव लड़े। मेरा ये मानना है। हाँ, लाइन खींच के चुनाव ना लड़े, मिलजुल के ही चुनाव लड़े सब, वही फायदे। नहीं, मैं वो चीज़ मैं आप थोड़ा सा आप एक्चुअली वो दूसरी तरह से समझ गए। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि देखिए कि यहाँ 43% वोट तो मायने रखता है, लेकिन जो हिंदुत्व की राजनीति भाजपा करती है, अगर आपके हिसाब से जाति के हिसाब से कौन प्रत्याशी किस के यहाँ सेट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है? रालोद, भाजपा गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और एएसपी की भी आप बात करिए। देखिए साहब, मैं तो एएसपी का और बीएसपी का तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जहाँ तक भाजपा की बात है, भाजपा का भी ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो भाजपा भी सबको जोड़ के चलती है। और मेरे ख्याल में आदरणीय योगी जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी, मैं समझता हूँ कि जनहित में और प्रदेश हित में अच्छा ही निर्णय लेंगे और सबको जोड़ने का ही निर्णय लेंगे। मेरा तो ये मानना है। और मुझे तो विश्वास सूत्रों से ये भी लग रहा कि कहीं ना कहीं भाई, मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है कि संभवतः 43% वालों को संभवतः मौका मिल सकता है इस बार। मुझे तो ये भी लग रहा 43% वालों को राष्ट्रीय लोकदल मौका दे सकती है। भाजपा का क्यों? कारण क्या है उसके पीछे? कारण वही है ना, सबका साथ सबका विकास। उनका भी एक एमएलए हो, उनकी भी बात कहने वाला कोई सदन में हो, उनको भी एक ऐसा लगा कि हमारी भी भागीदारी है प्रदेश के विकास में, जनपद के विकास में, भाईचारे में।
उनकी भी भागीदारी हो तो क्या बुराई है। अच्छा, हार जीत आपको क्या लग रही है, कितनी वोटों पे हार जीत हो जाएगी इस बार? मेरा ये मानना है कि हार तो जिसको हारना वो ज्यादा वोटों से ही हारेगा और जिसको जीतना वो ज्यादा वोटों से जीतेगा, मेरा ये मानना। एक समीकरण होता है, जैसे मैंने आंकड़ों की बात की, मैं दरअसल आप आंकड़ों पे नहीं आ रहे अभी। जी जी जी। मैं थोड़ा आंकड़ों पे समझना चाहता हूँ कि आंकड़ों पे आपको हार जीत में क्या लग रहा है कि 80,000, 90,000, 1 लाख, क्योंकि 1,07,000 पहली बार वोट मिले थे चंदन चौहान को। इस बार आपको क्या लग रहा है, कितने वोट से जीत हार हो जाएगी? मेरा ये मानना है साहब कि इस गठबंधन को, जो हमारा गठबंधन है रालोद का और भाजपा का, ये गठबंधन 1 लाख से ज़्यादा वोट लेगा। मेरा मेरा ऐसा मानना है। कैसे? अगर कैसे, मतलब वही बताइए। कैसे क्या, वो तो ऐसा है, राजनीति में दौर होते हैं भाई। कभी आपको एक बात बताइए, आप चौधरी जयंत जी के प्रत्याशी चंदन चौहान साहब थे सपा के गठबंधन में, 1,07,000 वोट लिया नहीं उन्होंने। तो नहीं, अखिलेश यादव के साथ भी थे ना वो। अखिलेश यादव, मुस्लिम माइनॉरिटी का वोट समाजवादी के पार्टी के पास माना जाता है, अब वो है नहीं। नहीं नहीं वो सही है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि आदरणीय जयंत चौधरी के साथ माइनॉरिटी नहीं है, ये मैं नहीं मान सकता। ठीक है। मेरा मानना है कि इस बार माइनॉरिटी का ज़्यादा वोट बैंक ही जयंत चौधरी जी को मिलने जा रहा, क्योंकि ये जो जयंत चौधरी जी की जो नीतियाँ है सबको साथ लेकर चलने की, वो नीतियाँ सबको पसंद है और सबको भारी। और अच्छा चलिए ठीक, एक चीज़ बताइए, अगर यहाँ पर जैसे हिंदुत्व की राजनीति भाजपा जैसे करती है, भाजपा से भी जरूर जो है, जब गठबंधन में अगर राष्ट्रीय लोकदल के पास सीट गई तो लाजमी है कि ये तो बताना ही होगा कि हम किसको प्रत्याशी बना रहे हैं, किनको प्रत्याशी बना रहे हैं। अगर यहाँ पर 80,000 वोट मिला था पिछली बार भाजपा को, और अब गठबंधन था जब भाजपा के साथ तो 72,000 वोट मिला। अब अगर यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारती राष्ट्रीय लोकदल भाजपा मिलके, फिर क्या स्थिति आपको दिखती है? नहीं, फिर भी मजबूत स्थिति में रालोद ही रहेगा, क्योंकि मुस्लिम की ये कंडीशन थोड़ा है वोट देने के लिए कि आप हमें टिकट दो। उनकी तो आस्था जैन जी में है, चौधरी चरण सिंह में है, चौधरी अजीत सिंह में है। फिर भी वे तो सब साथ है ही, उसमें कोई विषय नहीं। वो तो हमारे नेता का सोचना है कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं, ये उनका सोचना है। मुसलमान की कोई कंडीशन थोड़ा है कि आप हमें टिकट देंगे हम तभी वोट देंगे। मेरे ख्याल में वो तो चौधरी साहब की नीतियों पर साथ चलता है। देखो, चुनाव में टिकट तो जाति के हिसाब से भी देखा जाता है, वोट बैंक किस का ज़्यादा है। जैसे मैं बात करूँ 1,30,000 35,000 जो भी वोट वहाँ पर माइनॉरिटी का है, उसमें से जो है झोजा एक बड़ी वहाँ पे मुस्लिमों के बीच एक वो है। लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी अगर मुस्लिम को किसी को उतार रही है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण यही है कि वहाँ पर मुस्लिमों की संख्या है। तो भाई राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा वाले भी तो ये बात सोचेंगे ना कि अगर हमने जो है यहाँ किसी हिंदू चेहरे को उतार दिया तो मुस्लिमों का जो वोट है क्या समाजवादी पार्टी के पास नहीं जाएगा? ठीक है, जयंत चौधरी जी राजनीति करते हैं, वो सबकी बात करते हैं, लेकिन जिस बार लोकसभा चुनाव में आपने देख लिया ना क्या हुआ। कहते रहे भाजपा वाले कि हम जो है यहाँ उत्तर प्रदेश में इस बार बड़ी जीत, लेकिन क्या हुआ, हार गए ना उत्तर प्रदेश में। तो नहीं, देखिए साहब, वो हार में बहुत कारण होते हैं, हार में कभी एक कारण नहीं होता। अब आदरणीय जयंत चौधरी 2 लोकसभा सीट पर लड़े, दोनों जीते हैं ना। और मैं ये कहूँ कि कौन लड़ेगा ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन ये हम अनुरोध कर सकते हैं अपने नेता से। हमारा है कि हम अनुरोध कर सकते हैं उनसे, व्यक्तिगत मिलकर अनुरोध कर सकते हैं कि साहब ये लड़ ले तो बेहतर रहेगा। ये क्या, वही मैं कह रहा हूँ, अगर नेता के सामने जाके बताना पड़े कि भाई ये जीत, आपसे पूछेंगे ना कि क्या गणित है, वो गणित बताओ आप। तो उस गणित में तो हम यही कहेंगे ना कि आप इसमें ऐसा प्रत्याशी दो जो सबको साथ लेकर चल सके। क्या गणित क्या है बताओ? तो गणित वही है ना, 47% और 43% को जोड़ कर चलो, ये गणित है। कैसे जोड़ सकते हैं? जोड़ने का तो यही है कि भाई बेहतर उम्मीदवार का चयन हो। मतलब आपके हिसाब से लमसम मैं मान के चलूँ कि 43% वाले यानी कि माइनॉरिटी के प्रत्याशी को अगर राष्ट्रीय लोकदल उतारती है चुनाव में, तो उसमें से कुछ सेंधमारी जो है जरूर मुस्लिमों, क्योंकि जयंत जी की छवि प्लस प्रत्याशी के अपना पर्सनल वोट बैंक, और बचा हुआ जो हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी का वोट है 50,000 60,000 जो भी आना है, और कुछ वो मिला के आपको लगता है कि मतलब उस पर हम राणा जी सेंधमारी शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा। मेरा तो ये मानना है कि जो चौधरी चरण सिंह वादी लोग हैं, जो लोकदली लोग हैं, वो सेंधमारी की जरूरत ही नहीं। वो सब मिलकर चुनाव लड़ाएंगे, और 47 और 43 जोड़ने के बाद तो पूरा 50-100 बैठता है।
तो अगर 43 और 47 मिलकर लड़ेंगे तो 100 का 100% हमारा ही तो है, फिर अलग का है। ये तो थोड़ा बाइस्ड वाली बात हो गई ना साहब। आप राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा के हैं तो मतलब राष्ट्रीय लोकदल को 100% वोट तो नहीं मिलेगा, मिलेगा, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन विचारधारा हमारी पार्टी में है तो 100% के विचारधारा के सब है, तो सब लोग हमारी पार्टी में उनकी विचारधारा, भाई किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान, विद्यार्थी, ये तो इनको तो सब पसंद करते हैं और वही हमारे नेता लड़ाई लड़ रहे जयंत चौधरी जी। यहाँ मुजफ्फरनगर की अगर राजनीति देखे तो यहाँ लगता है आपको कि एक ऐसा चेहरा होना चाहिए माइनॉरिटी का? ये मुझे लगता है। ये देखो, अब आपने राणा जी, अब आपने मेरे दिल मतलब अब आपने वो बात पूछी जो मेरी इच्छा है। मेरी ये इच्छा है कि हमारे पास बागपत मेरठ में आदमी है जो मतलब भाई माइनॉरिटी का, शामली में भी है, तो अगर मुजफ्फरनगर में भी हो जाए तो सोने पर सुहागा बहुत बेहतर रहेगा। उसका हमें दूरगामी परिणाम, हमारे पश्चिमी यूपी में हमें सब भाइयों को साथ लेकर चलने में सुविधा होगी, बहुत अच्छी बात है। उसमें कोई बाकी निर्णय तो देखो हाईकमान का ही रहेगा। टिकट तो जिसको देंगे उसको पूरी पार्टी लड़वाएगी। लेकिन आपने चूंकि मेरे मन की बात पूछी तो मैं तो यही चाहूँगा कि सब मिलजुल कर चुनाव लड़ें और इस जिले में भी वही भाईचारा जो आदरणीय जयंत जी का लक्ष्य है, वो भाईचारा पूरा करने के लिए बिल्कुल माइनॉरिटी को कोई बुराई नहीं, टिकट दे तो बहुत अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है। बहुत सारे नाम चल रहे थे पहले तो, कई सारे जाट नेताओं के भी नाम चले और कहीं बाहर के लोगों के भी नाम चले राष्ट्रीय लोकदल में तो। और पीछे अभी कुछ दिन पहले आमिर आलम जी का एक इंटरव्यू सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें जयंत चौधरी जी ने फ़ोन किया। आप तो जैसे आप बता रहे हैं कि जयंत चौधरी जी से आप लोगों की अच्छे से बातचीत होती है, तो इस पे बात हुई क्या है उनके मन में ऐसी कोई? नहीं, देखो जयंत चौधरी साहब हमारे जो नेता है, उन्होंने उनकी बात एमपी साहब से बकौल भाई जैसा उन्होंने बताया उनकी एमपी साहब से बात हुई होगी। तो एमपी साहब बड़े नेता है बहुत हमारे, और 2 बार लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा रह चुके, तो ऐसा तो है नहीं कि उनकी मतलब बात तो हुई होगी, उसमें तो कोई बात भी नहीं। और हमारा ये मानना है कि जयंत चौधरी जी अपने हर कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं। अगर भाई बिना बात हुई भी तो वो बहुत प्यार करते हैं अपने लोगों से, और अगर बात हुई है तो बहुत अच्छी बात है, और बात 100% हुई होगी, इससे तो मैं सहमत हूँ। क्योंकि आदरणीय आमिर आलम साहब पार्टी में तब आए थे, देखो माफ़ करना, जब उनकी वास्तव में पार्टी की ज़रूरत थी, तो उस समय वे आए। 2018 के उपचुनाव में बहुत मेहनत करी, भाई घूमे, और उसके बाद उन्होंने 22 में भी मेहनत करी, और 19 की लोकसभा में भी मेहनत करी, और अब भी मेहनत करी, तो वो तो कोई विषय ही नहीं उसमें। तो भाई उनके मतलब सीनियरिटी पे उस पर कोई पर्सन चिन्ह थोड़ा ही है। एमपी साहब बहुत, और मेरा तो देखो सौभाग्य है कि नवाजी सालम साहब मेरे क्षेत्र के विधायक भी रहे बुढ़ाना से। वो अलग बात है कि वो समाजवादी से रहे, मैं भी समाजवादी में था, वे भी समाजवादी में थे, हम सब, वो अलग बात है। चलिए, एक वो अलग बात है। मैं थोड़ा सा एक ये भी समझना चाह रहा हूँ, जैसे समाजवादी पार्टी में कई नाम चल रहे हैं, और जैसे मैं कई पत्रकारों से भी बात कर रहा था कि भाई सबसे ज़्यादा किसका नाम है, तो कहीं कादिर राणा का भी नाम सुनने में आया, उधर शाहनवाज राणा का भी नाम, उन्हीं के भतीजे हैं, उनका भी नाम सुनने में आ रहा। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ बीएसपी या एएसपी या फिर रालोद, मतलब समाजवादी पार्टी सब मुस्लिमों को उतार देगी, तो कहीं लग रहा है कि वो जो 47 और 43 का है, वो 47% जो है वो वोट बैंक किधर जाएगा? क्या वो नहीं आपको लगता कि उसमें कहीं गड़बड़ होगी? सबके सब मुस्लिम अगर माइनॉरिटी का यहाँ पर प्रत्याशी उतारते हैं, क्योंकि कादिर राणा को भी आप ये तो कहेंगे क्योंकि उस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, तो लोगों के बीच पकड़ है, और उधर समाजवादी पार्टी भी माइनॉरिटी की वोट पे काफ़ी मतलब प्रभावित है। नहीं, राणा जी बहुत बड़े नेता है, पहले भी लोकसभा रहे, वो अलग विषय है। लेकिन वोट जो है वो जाति पर नहीं मिलता, वो विचारधारा पे मिलता है। वोट मिलेगा रालोद भाजपा की विचारधारा पे। अब आप ये देखिए, रालोद भाजपा का गठबंधन है, और ये जो भी निर्णय लेते हैं, वो दवाई का हो, पढ़ाई का हो, मकान बनाने, मतलब जो भी हो, वो सब वो को जातिगत आधार पर तो लेते नहीं, वो तो सबके लिए लेते हैं। देश को मजबूत बनाने का काम कर रहे, हर गरीब को घर दे दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री जी ने इतनी बेहतरीन कानून व्यवस्था दे रखी कि आप रात को, दिन में, जंगल में, कहीं भी आप कैसे ही खुलेआम जाओ, एक टेलीफोन हाथ में रखो, राइफल की भी जरूरत नहीं, 112 पर फ़ोन करो, वहीं सब चीज़ें उपलब्ध। बदमाश नाम की कोई चीज़ नहीं। तो ये चीज़ें, उसका फ़ायदा तो सभी समाज को है ना, कोई अकेले हिंदू को तो है नहीं, मुस्लिम भाइयों को भी है, हिंदू को भी है, दलितों को भी है, सभी को फ़ायदा है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें कहीं जाति नहीं चलती। मेरा मानना है कि जयंत चौधरी और बीजेपी और रालोद जिसको भी लड़ाएगी, मेरा मानना है लोग जाति पाति से ऊपर उठ कर सबको चुनाव लड़ाएंगे। हिंदू मुस्लिम कोई विषय मैं नहीं मानता, इस सरकार के कामकाज का आगे माने रखता है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर कहीं ना कहीं भाई देखो,
अगर माइनॉरिटी का हमारा कोई साथी लड़ेगा तो निश्चित रूप से प्लस तो होएगा, इसमें तो कोई बात नहीं, फिर तो होएगा प्लस। और रही बात राणा जी, आपने भाई लोकसभा की बात करी, लोकसभा में भी बहुत मजबूत चुनाव लड़े हमारे प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान जी, बहुत मजबूत चुनाव लड़े। हो जाए एक्सीडेंटल कोई चीज़ रही होगी जिसकी वजह से हम लोग मात खा गए, आगे सुधार करेंगे, किस तरह की दिक्कत ना हो। तो यहाँ अभी ये समझ आता है मीरापुर की सीट पर कि जो 43% माइनॉरिटी का वोट बैंक है उसके बहुत मायने हैं। और ये मीरापुर की सीट दरअसल समाजवादी पार्टी के गठबंधन में, जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पर चंदन चौहान जीते। और इस बार अगर यहाँ, क्योंकि हालांकि राष्ट्रीय लोकदल से राजीव बालियान जी थोड़ा समर्थित है तो उनको अपनी पार्टी की बात जरूर कहेंगे, लेकिन मैं एक बात यहाँ कहता हूँ, क्योंकि यहाँ अगर मुस्लिम चेहरा उतारती है पार्टी तो कहीं ना कहीं उसकी ओर जो उनके लोग हैं उनका एक रुझान जरूर रहता है। और अगर यहाँ पर, क्योंकि भले ही जाति के हिसाब से यहाँ दलित की बात कर ले या फिर यहाँ पर गुर्जर की बात कर ले, जाट की बात कर ले, उनकी संख्या उसके लिहाज से बहुत कम है। तो अगर यही समीकरण यहाँ पर वोट से पहले अगर यहाँ पर टिकट देते समय अगर देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं पलड़ा भारी 43% वालों का दिखाई दे रहा है। 47% जो है वो बटा हुआ भी कह सकते हैं, या उसको एक मुश्त आएगा तो वो कैसे आएगा, क्योंकि बीएसपी अगर यहाँ पर प्रत्याशी उतारती है, एएसपी अगर यहाँ प्रत्याशी उतारती है, तो बीएसपी और एएसपी जो दलितों का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं आपस में बटेगा या एक साइड किसी के पास जाएगा। क्योंकि पिछली बार जैसे लोकसभा में भी हमने देख लिया, 2022 के चुनाव में भी देख लिया, जो दलित वोट बैंक है वो माना जाता है यहाँ बीएसपी के साथ। अब चंद्रशेखर जब राजनीति में सक्रिय हुए तो कहीं ना कहीं वो उनकी तरफ भी झुकता हुआ दिखाई देता है। यानी 3,30,000 के आसपास से अगर 40,000 को हम इसको माइनस कर ले तो यहाँ 3,30,000 में से अगर आप देखेंगे 40,000 अगर करेंगे तो यानी कि 2,90,000 है ना, 2,90,000। तो 2,90,000 जो वोट है वो किस तरह से जो है यहाँ पर उसकी राजनीति में कौन 50 है ना, अच्छा 50,000 के आसपास, 50,000 के आसपास, हाँ तो 280 मान लो जी आप। अच्छा ठीक है, 50,000 के अगर आसपास दलित को मान लिया जाता है तो यानी कि 280 यहाँ पर जो है वो एक उनके साथ में चुनाव 280 में जो है 130 अगर मुस्लिमों को मान लिया जाए तो 150 जो है वो यहाँ पर दूसरी तमाम जातियों का, हिंदुत्व का वोट। तो ये एक समीकरण देखने की जरूर यहाँ पर कोशिश मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियां जरूर करेगी। भले ही वो ये कहा जाए कि सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन हर पार्टी जो है किस क्षेत्र में कौन मजबूत है, किसकी जनता के बीच अच्छी पकड़ है और कौन सॉफ्ट है जो दूसरे वोट भी हमारे पास ले सकता है, वो भी सब तमाम चीजें देखी जाएगी। तो ये मीरापुर का एक समीकरण आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की। आप लोग समझदार हैं, अगर आपके कोई कमेंट है, आप लोगों का अगर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास जानकारी में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।